नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इवेंट्स। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। चलिए रुख करते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि प्रौद्योगिकी लोगों के जीवन को आसान बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है और ई विधान विधायकों को लोगों से जुड़े रहने में और मदद करेगा। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों के सहयोग पर विशेष जोर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गांधीनगर में गुजरात विधानसभा को संबोधित किया और राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि आज ई विधान का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण कदम है जो इस सदन को डिजिटल सदन में बदल देगा। उन्होंने ये भी कहा कि नेवा के माध्यम से सदन के सदस्य संसद और देश की अन्य विधानसभाओं के उत्कृष्ट व्यवहारों से सीख सकते हैं और उन्हें अपना सकते हैं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए ये विधानसभा एक डिजिटल हाउस में बदल जाएगी। इस एप्लीकेशन के जरिए इस सदन के सदस्य देश के सदन और अन्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं। अपने आप से ये एक अत्यंत प्रगतिशील परिवर्तन है। मुझे विश्वास है कि वन नेशन वन एप्लीकेशन के लक्ष्य से प्रेरित ये कदम गुजरात विधानसभा के काम काज में और अधिक गति और पारदर्शिता लाएगा। साथ ही सदन की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होने के से पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सकेगी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात विधानसभा सचिवालय ने प्रशिक्षण सामग्री गुजराती भाषा में भी उपलब्ध कराए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति में मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए जनता को अच्छा स्वास्थ्य प्रणाली, शिक्षा, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं देना जरूरी है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जब महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं तो राजनीति में भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। महिलाएं राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे सकती हैं। किसी भी राज्य की आर्थिक उन्नति में उसके मानव संसाधन की अहम भूमिका होती है। मानव संसाधन के विकास के लिए जनता की अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि गुजरात सरकार ने इन विषयों पर भरपूर ध्यान दिया है। सरकार के प्रयासों से गर्ल एजुकेशन, टीचर स्टूडेंट रेशियो, एनरोलमेंट रेशियो और रिटेंशन रेट में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। त्रिस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था द्वारा ग्रामीण जनता को भी उचित और त्वरित चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है, जिसके फलस्वरूप मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में उल्लेखनीय कमी आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल रूप से शुभारंभ भी किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब हर व्यक्ति और प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहेगा तभी स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। गांधीनगर के राजभवन से आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल रूप से शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक गांव को इसमें शामिल करना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य को हासिल करने में सफलता हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहु मंत्रालयीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ भारत का निर्माण का संकल्प सिद्ध हो पाएगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए मल्टी मिनिस्टरियल अप्रोच अपनाया गया है। ऐसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबका सहयोग सहायक होता है। भारत सरकार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का प्रभावी तरीका अपनाया है। इस पद्धति के तहत ग्रामीण स्तर पर कार्य करने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा के से जुड़े
कई आयामों पर सफलता प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को आयुष्मान ग्राम पंचायत घोषित किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत अन्य क्षेत्रों की तरह स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी डिजिटल समावेशन का उदाहरण स्थापित करेगा। आयुष्मान भव अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक कवरेज प्रदान करना है। इस अभियान को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़े के दौरान चलाया है। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि स्वास्थ्य सेवाओं की आखिरी छोर तक पहुंचाने के इस अभियान को सेवा पखवाड़ा नाम दिया गया है। मुझे विश्वास है कि अन्य क्षेत्र की तरह स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी भारत डिजिटल इंक्लूजन के आदर्श प्रस्तुत करेगा। भारतवासी कुछ भी कर सकते हैं, इसका उदाहरण हमारे देश ने कोविड की वैश्विक महामारी का सामना करने से पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश और संवैधानिक संस्थाओं की छवि धूमिल करने और इनकी गरिमा घटाने की कोशिश करने वालों की रणनीतियों को बेअसर करने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति ने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की रेनोवेटेड लाइब्रेरी का आज दिल्ली में उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में मौजूद रिसर्चर्स को संबोधित भी किया है। उन्होंने कहा कि भारत आज इतिहास के एक निर्णायक क्षण में है, इसलिए राष्ट्र की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की अहम भूमिका है, क्योंकि यह संस्था देश में रह रहे विदेशी नागरिकों और विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक के लिए एक खिड़की है। उपराष्ट्रपति ने ICWA के रिसर्च स्कॉलर्स से समय समय पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचने वाले या पहुंचाने वाले नैरेटिव्स को से निपटने का और उसका विश्लेषण करने की भी उन लोगों को सलाह दी है। You are window of every citizen to the world, and you are window for every outsider to the great country. We are 1/6 of humanity. So your job is twofold. You have to make aware the outside world what is happening in this great country, because India is in a defining moment of history. Certain things that are happening are beyond dream, imagination and conception of the outside world. They can never imagine that this could happen in a country that has diversity of religion, caste, creed, language, cuisine, everything. Each one of you has to engage into in-depth analysis of anti-national narratives, unwholesome parliamentary practices, and generate an ecosystem whereby we fall in line. Political stakeholding, we salute it. People will have their political views. उनका विवेक है, मैं सपोर्ट नहीं करता. We respect the other point of view. We can't immediately throw the other point of view out of the window. No. But then there has to be discussion, deliberation. वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कदम पर बात करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुए सफल G20 शिखर सम्मेलन को एक बड़ी उपलब्धि भी बताया है। उन्होंने कहा कि यह एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते भारत की तस्वीर है। India's presidency of G20 was a breakthrough. It generated global consensus. There was legitimate, rightful emergence of India as a global power. India's interests are dictated by interests of its people. If you examine G20, it has sovereign nations, but it also has European Union. Now,
you can engage in research that those European members of European Union who are part of G20 because of European Union, what was their status decades ago? They were impacting which part of the globe by colonization. It has happened in India, a historic development, a milestone development, that African Union is a part of it. Juxtapose the two, you will know the difference. That's a great achievement. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। इसमें उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए कनेक्शन देने और ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि देश भर के हर परिवार के लिए प्रदूषण मुक्त रसोई सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में हम दृढ़ता से कदम उठा रहे हैं ताकि हमारी माताओं और बहनों के अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ उनके जीवन स्तर और भी बेहतर हो सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए कनेक्शन देने के लिए 1650 करोड़ उन्होंने मंजूरी दे दी है इसके लिए, और नए कनेक्शन अगले 3 साल में दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार देश में न्याय दिलाने के एक नए युग की शुरुआत कर रही है। उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने से हमारी न्यायिक प्रणाली अधिक सुलभ और पारदर्शी हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ रुपए की राशि के साथ अगले 4 साल के लिए ई कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण को आज मंजूरी दे दी है। और आज के लिए इतना ही। आगे भी आप सब देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।